नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था आतंकवाद को ख़त्म करना, आतंकवाद के गढ़ों को ख़त्म करना। इसके बारे में पाकिस्तान चाहे जितने झूठ बोले, ये बात बहुत सामने आ गई और कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जो पाकिस्तान ने खुद सामने रखे हैं और ये साफ कर दिया है कि कैसे आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान बना रहा, कैसे जिन्हें मारा है भारत ने वो आतंकियों के सरगना थे। इस बात को खुद पाकिस्तान ने साफ किया है। आज इसको हम समझेंगे। पाकिस्तानी सरकार और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं और साबित भी हो गया एक बार फिर। शहबाज सरकार जय सरगना मसूद अजहर की बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई है। दावा है कि मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए मुआवजा मिल सकता है। ये मुआवजा उन 14 जिहादियों की मौत पर मिलेगा जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिला दिया गया। भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। आतंकिस्तान जिहादियों की इंटरनेशनल फैक्ट्री है। यहाँ घर घर में आतंक के सपोले हैं। इस आतंकी मुल्क में धर्म पूछकर गोली मारने वालों को हीरो माना जाता है। पाकिस्तान की आतंकी सोच का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। शहबाज शरीफ की जिहादी मानसिकता बेनकाब हो गई। दरअसल आसिम मुनीर के पिट्टू शहबाज ने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के लिए खजाना लुटा दिया। जय सरगना मसूद के लिए 14 करोड़ के चेक पर साइन कर दिया। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सुपर स्ट्राइक में जैश और लश्कर की धज्जियां उड़ गई। मिसाइल स्ट्राइक में दरिंदे मसूद के 14 गुर्गे मिट्टी में मिल गए, जिनकी मौत का मुआवजा ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को मिलने वाला है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। आतंकियों के परखच्चे उड़ने के बाद शहबाज और मुनीर सदमे में है। मुनीर की जिहादी सेना इन आतंकियों के जनाजे पर खून के आंसू बहा रही है, छाती पीट रही है। लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अब यही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बनेगा। भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने हर जिहादी मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि तबाही और बर्बादी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इससे एक बात और साफ हो गई है कि भारत जहां चोट करना चाहता था वहां चोट करने में कामयाबी मिली है और पाकिस्तान चाहे जितना झूठ अपने मीडिया के जरिए परोसता रहे, चाहे जितना प्रोपेगेंडा वो करता रहे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि आतंक की रीढ़ पर भारत ने सीधा सीधा हमला किया और इसकी चोट बड़ी गहरी लगी है।
यही वजह है कि पाकिस्तान तिलमिला गया, घबरा गया। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में सीज़ फायर के लिए दुनिया के तमाम देशों पर दबाव डालना शुरू किया। कुल मिलाकर भारत की ये जो बड़ी जीत रही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये आने वाले समय के लिए कई मिसाल सामने रख सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक के जो दंश हम अभी तक झेलते रहे हैं उससे हमें निजात मिलेगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और इसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब अगली कोई भी आतंकी गतिविधि होती है ये युद्ध का आगाज होगा और हम समूल नाश करेंगे। डॉक्टर अंशु जोशी जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ सचिन शर्मा साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, पहले भी कई बार जानकारियां आपको दे चुके हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर अंशु, एक बात तो साफ है कि मसूद अजहर को मुआवजा देना ये साफ, और वो तो घोषित आतंकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया उसको आतंकी के तौर पर मानती है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा इतर है, इतनी कहानी तो हमने समझ ली। मसूद अजहर जैसा आतंकी जिसको पूरी दुनिया आतंकी मानती है, उसको मुआवजा दिया जा रहा है, अभी कोई सामने नहीं आ रहा, अभी आकर कोई नहीं कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और ये मुआवजा कहां से दिया जा रहा होगा? खुद जो भीख मांगकर देश चला रहे हैं, जो लोन लेकर देश चला रहे हैं, वो मुआवजा दे रहे हैं आतंकी को। ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। प्रवीण जी, आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को उसकी सेना चला रही है। एक ऐसा देश देखना बड़ा दुखद है जो कहने को तो एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन उसको सेना चलाती है, और सेना को वहां के आतंकवादी संगठन चलाते हैं, आतंकवादी संगठनों को फिर सेना चलाती है। तो इट्स अ साइकिल, इसको आप समझिए। और एक रीड बिटवीन द लाइन आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई और इसके बाद जिस तरह के तमाम बिंदु और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ रखी जा रही थी, अफवाहों को क्लियर किया जा रहा था, उस दौरान एक बात की गई कि पाकिस्तान से कहा गया है कि यदि उसने किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला भारत पर किया तो फिर ये युद्ध के बराबर माना जाएगा और भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमलों को अंजाम नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी तक दे रहा था। तो जो पाकिस्तान जिस तरह से हर बार एक बहुत ब्लेटेंट लाई बोल के बच निकलता था, उसके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट से हमको समझ में आ रहा था कि किस प्रकार से पाकिस्तान गले गले तक आतंकवादी गतिविधियों में डूबा हुआ है। और अब ये मसूद अजहर को मुआवजा देने की जो बात आ रही है, उसके परिवार के 10 लोग और 4 या 5 करीबी लोग भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। तो आप एक ऐसा देश है जो ग्लोबल टेररिस्ट को 2019 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, आप एक ग्लोबल टेररिस्ट को मुआवजा देने की बात करते हैं। आप देखिए कि जो ये तमाम आतंकवादी मारे गए, क्योंकि भारत सरकार ने बार बार साफ किया कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में न तो एक भी सिविलियन को टारगेट किया गया, न पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट किया गया। तो ये जितने मरे हैं बड़ा प्रिसाइज तरीके से सिर्फ आतंकवादी हेडक्वार्टर्स को मारा गया है, आतंकवादियों को मारा गया है। इन तमाम आतंकवादियों को आपने अगले दिन देखा कि कैसे वो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे, कैसे पाकिस्तानी सेना के ऑफिशियल्स वहां पहुंचे हुए थे, उन्हें आखिरी सलाम दे रहे थे, और किस प्रकार से उनको जो दफनाया गया, वहां के जो पूरे उनके सेरेमोनियल जो हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था इन आतंकवादियों को। तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान और आतंकवाद का आपस में किस प्रकार का गठजोड़ है, किस प्रकार का एक घनिष्ठ रिश्ता है। तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट आना कि अब मसूद की फैमिली को जो ये मारे गए हैं इनको मुआवजा दिया जाएगा, करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता प्रवीण जी। मुझे तो ये लगता है कि पूरा वैश्विक समुदाय देख रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। जी, मेरे साथ कर्नल CP सिंह भी जुड़ गए हैं। कर्नल सिंह, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सचिन जी, अभी ये जो बातचीत शुरू हुई है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसमें आप एड ऑन करें। हम जानते हैं, जो मैंने अभी डॉक्टर अंशु से सवाल किया वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सवाल सबके जहन में आएगा, ख़ास तौर पर भारत में जिसने भी इस पूरे ऑपरेशन को देखा, इसको लेकर इमोशनली जितने भी लोग अटैच्ड हुए, कि आतंकियों पर हमने कार्रवाई की, आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद में मसूद अजहर जैसा आतंकी जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उसको मुआवजा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में हमने आतंकी जड़ों पर हमला किया और जड़ों को फिर से सींचने का काम पाकिस्तान कर रहा है। तो ये फिर हमारा जो मकसद है वो अभी पूरा नहीं हुआ, ये इस ओर भी इशारा करता है। प्रवीण जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अब सिचुएशन थोड़ी सी ग्रेव हो गई है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आज पाकिस्तान जो है वो 2 आकाओं के बीच में फंस गया है। पहला आका है जो अमेरिका है, जिसके पास पाकिस्तान भाग के गया कि भाई आप सीज फायर कराइए,
पाकिस्तान ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे, पाकिस्तान ने इंडिया के डीजीएमओ से बातचीत करी और ये सीज फायर कराया। इस बीच ये डेवलपमेंट हुआ कि जब सीज फायर हो गया उसके बाद रेगुलर इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे थे और क्रॉस बॉर्डर अभी भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं। वहाँ पे ये हुआ है कि चाइना ने ये सोचा कि जब मैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ, सबसे बड़ी पावर हूँ, तो मेरा हुक्म क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, अमेरिका की बात क्यों मानी जा रही है। और यही कह के कि पाकिस्तान के पास चाइना ने कनेक्ट किया और बोला कि देखो तुम इन चीज़ों को कंटिन्यू करो। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान सीज फायर होने के बावजूद आज भी हमारे पास ड्रोन भेज रहा है। अब इस पर मुझे जब मैंने बात सुनी तो मुझे शौक लगा था एक बार को, बट मुझे लगा बाद में कि अगर आप पूरी पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान आज एक एक्सपोज कंट्री हो चुका है। आज तक पाकिस्तान ने भारत पर जितने भी हमले करे उसमें हमेशा हमने उनको एविडेंसेस भी दिए, लेकिन पाकिस्तान की जो कोर्ट्स थी, जो जजेस थे, उन्होंने बोला इट्स जस्ट कुक्ड अप स्टोरीज, और उन्होंने हमारे एविडेंसेस को फाड़ के फेंक दिया। और पाकिस्तान ने हमेशा एक स्टैंड रखा कि हम अपने यहाँ टेररिस्ट को पनाह नहीं देते हैं। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं अभी, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि हमने उनके सारे टेरर कैंप्स पे अटैक किया है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे वो इन क्रिमेशंस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत को एक बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी इसको लेके, क्योंकि आज मैंने एक स्टेटमेंट और पढ़ी यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जो एक्सप्लेनेशन है वो पाकिस्तान ने नहीं दी है, और क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आया तो हम इस बात को विश्वास नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन लेवल पे अगर हमें आज भी इतनी लंबी वॉर होने के बाद, इतने सारे एविडेंसेस होने के बाद अगर हमें कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि ये हमारा दुर्भाग्य है। ये जो पैसा हालांकि जी, हालांकि इस पर ये आपने ठीक बात कही है, और ये थोड़ा चिंता का विषय इसलिए बनता है कि देखिए, जो काम यूनाइटेड नेशन को या दुनिया में किसी भी ऐसी संस्था को जो दुनिया भर के आतंकवाद पर निगाह बनाए हुए, उसको सबूत कोई देश क्यों दे, उसको खुद क्यों नहीं पता होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब आप आतंक पर लगाम लगाने की अगर इसको वैश्विक समस्या मानते हैं, वैश्विक समाधान के लिए काम करते हैं, तो या तो ये बात साफ है कि कुछ लोग बेशक कहें कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद, लेकिन वो आतंकवाद को खुलकर पालते पोसते हैं। कई बार सबूत हमको रखने के प्रयास करने पड़ते हैं और कई बार डिस्करेज होते हैं। हमें पता है बार बार रखते रहोगे हाल वही होगा। अच्छा, मेरे साथ कर्नल सिंह जुड़े हुए हैं। कर्नल सिंह की एक पहचान ये भी है कि वो मिसाइल एक्सपर्ट भी हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं कि मिसाइल्स का इस पूरे ऑपरेशन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो थोड़ा उनसे इस पर बातचीत करते हैं। सर, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, अब इसी मसूद अजहर को मुआवजा दिए जाने की बात सामने आ रही, ये सारा तो एक विषय है ही, लेकिन मसूद अजहर बचा हुआ है, हाफिज सईद बचा हुआ है, यानी आतंक की वो जड़ें बची हुई हैं जहां से ये बेलें फिर पनप जाएंगी। नमस्कार जी, मैं जो सारे अपने व्यूअर्स हैं सभी को जय हिंद। और जो हमारे स्पीकर्स जो हमारे साथ में उन्होंने बोला है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात करी है। आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। ये एक्चुअली जो वहां का जो टेररिस्ट और उनकी जो इंडियन जो उनकी पाक आर्मी है वो इंटरट्विन्ड है। जो भाषा वहां की आर्मी बोलती है वही भाषा उसका वहां का आतंकवादी बोलता है, तो दोनों का उनका बहुत गहरा रिश्ता है। तो ये पाकिस्तान आर्मी के ब्लड में है, वो एक आर्मी नहीं है, वो एक टेररिस्ट आर्मी है। यू कैन से इट इज द टेररिस्ट आर्मी। और इनकी जो पॉलिसी रही है कि 1000 बार वो आपको मतलब 100 कट्स आपको देंगे, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान कभी भी फ्रंट टू फ्रंट इंडिया से जीत ही नहीं सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें वो ताकत नहीं है कि वो इंडिया से जितनी भी लड़ाइयां अगर पास में आप देखें कि 62, 65 है, सॉरी 65, 71 बीच में कारगिल का ऑपरेशन हुआ, मैं उस समय वहीं पे था। ये फ्रंट टू फ्रंट में तो कभी जीत ही नहीं सकता है। तो इसकी जो पॉलिसी आज इसने ये क्लियर कर दिया है कि जब से ये इन्होंने वो जो उसका फ्यूनरल हुआ था मसूद की फैमिली का, जहां पे उसके 14 सदस्य मरे हुए थे, उसमें आके इन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया ना। पहले तो अभी वो हाइड एंड सीक का गेम खेलते रहते हैं कि नहीं जी हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट उस समय आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अभी किसी सबूत की हम लोग को जरूरत नहीं है। तो नाउ वी कैन से पाकिस्तान आर्मी इज अ टेररिस्ट आर्मी, इट इज नॉट अ आर्मी, इट इज अ टेररिस्ट नेशन, सो वी कैन डिक्लेयर देम एज अ टेररिस्ट नेशन। और आज जो ये 14 करोड़ रुपया जो अभी हमने भी न्यूज में भी बीच में सुना है कि 14 करोड़ रुपया वो अपने एक टेररिस्ट की फैमिली को दे रहा है, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है उसकी फैमिली को दे रहा है।
तो व्हाट डज इट इंप्लाई? नहीं, बड़ा चिंता का विषय तो ये फैमिली तो निपट गई, फैमिली तो निपट गई है, फैमिली का मुआवजा उसको दिया जा रहा है, वो तो 10 उसके खानदान के लोग मरे। मतलब मुआवजा उसको दे रहा, बिकॉज वो आगे चल के एक और उसके इनमें कोई वो ईमान धर्म हम लोग की तरह तो होता नहीं है। वो अभी दूसरी फैमिली बना लेगा, दूसरी शादी कर लेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर वो टेररिस्ट बनाएगा। तो इनका काम ही यही है। तो इनको ये जब कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। ये 100% आपको इसको मान लीजिए, ये आज जो ये कर रहे हैं ये उसको और प्रोवोक करें। इन्होंने यही चीज उसके यूएसए के अगेंस्ट में अफगान को यूज किया था। आप इनका पूरा इतिहास है। अभी ये मतलब जो भी ये कर रहे हैं ये सुधरने वाले नहीं है जी। अच्छा, कर्नल सिंह जी, कर्नल सिंह हमारे साथ डॉक्टर अंशु मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु का तो ये विषय ही है, वो पढ़ाती भी हैं, आने वाले समय के लिए कई छात्रों को तैयार करती हैं इन विषयों के लिए। डॉक्टर अंशु, ये सवाल बड़ा गहरा गया है। दुनिया आतंकवाद को लेकर क्या दृष्टिकोण रखती है? पूरी दुनिया जानती है, जब पहलगाम का हमला हुआ सारी दुनिया खड़ी हुई, बोल रही है कि हाँ ये बहुत गलत हुआ, हम निंदा करते हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर वही दुनिया आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए एक तरह अपरोक्ष रूप से सपोर्ट ही है। आप आतंकवाद के खात्मे को रोकते हैं, मतलब आप अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। अब ये दुनिया का जो दोहरा चरित्र है, ये किस तरह की सियासत है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, वो थोड़ा समझाएं। क्योंकि आप छात्रों को, मुझे लगता है, या तो आपने पहले समझाया होगा, ये हमेशा से होता आया, या आप नए सिरे से समझाएंगी। प्रवीण जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समझना कि जब इस प्रकार का कोई आतंकवादी हमला होता है तब पूरी दुनिया एक सुर में ये कहती हुई नजर आती है कि भाई ये बड़ा दुर्दांत हमला हुआ, ये बहुत गलत हुआ, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आईएमएफ जैसे संस्थान के द्वारा 2 खेपों में पाकिस्तान को लोन दिया जाता है। तो ये जो इस प्रकार की सहायता है, जब पूरी दुनिया समझ रही है, इस बात के लिए बार बार पाकिस्तान को फटकार लगती है अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कि वो पाकिस्तान को वो आतंकवाद को पालना पोसना बंद करे, उसके बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता ऐसे देश को देना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वो जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म से किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, तो इन सबसे फिर भारत जैसा देश जो एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम छेड़े हुए है आतंकवाद के खिलाफ, जो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आती है। आप देखिए कैसे टर्की बीच में कूदा, टर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन्स भेजे, इक्विपमेंट भेजे, सहायता भेजी। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि ये ओवरऑल जो ये फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है ये कमजोर होती है प्रवीण जी। और इसमें कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े कुछ एंगल्स हैं, इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ एंगल्स हैं, इसमें जो ये लॉबी पॉलिटिक्स है वैश्विक स्तर की, हालांकि अब कोल्ड वॉर कब का खत्म हो चुका, पूरी दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी, आइडियोलॉजिकल वो जो 2 लॉबीज थी जिसमें दुनिया बटी हुई थी वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब दूसरे गुट हैं, देयर आर मल्टी पोल्स ऑफ पावर, और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर इस तरह के जो जैसे ये आतंकवादी जो तमाम अटैक्स हैं या जो एक्टिविटीज हैं वो प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसे देश हैं, आप देखिए कैसे टर्की आया, कैसे अजरबैजान आया, और दूसरे देशों से भी, मिडिल ईस्ट के कुछ कुछ देशों से हमने सहायता प्राप्त होती हुई सुना, फिर आईएमएफ से लोन सैंक्शन हो गया। तो ये इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर जब नियम कानूनों का हवाला दे करके और ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो फिर उससे आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर कमजोर। जी सचिन जी, आपको याद होगा हम आप इस पर बात भी कर रहे थे, डॉक्टर अंशु जो विषय लेकर आई हैं कि अभी भारत को हमने, हालांकि मैं इस पर आज एक अलग से डिस्कशन करूंगा कि कैसे अजरबैजान हो, तुर्की हो, चाइना हो, इनको लेकर भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी पर क्या विचार कर रही है। हम देख रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी इसको लेकर बहुत गंभीर हो गई है, और भारत भी अब इस पर नज़र बनाए हुए है कि आप ड्रोन भेज रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे यहाँ से आ रहा है। आपकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, और टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत का योगदान कितना है, इस सब का आकलन भी शुरू हो गया है। क्या भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर पुनर्विचार की स्थिति में है? मुझे लगता है कि भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब समझते हैं कि जैसे कि डॉक्टर रवि जोशी ने बताया, टेररिज्म जो है ना आज वो एक बिजनेस मॉडल है। अब आप ये देखिए कि टेररिज्म को आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बनाने वाला कौन है? पाकिस्तान को बनाने वाला अमेरिका है। क्या हम ये नहीं जानते हैं कि जॉर्ज बुश सीनियर के ओसामा बिन लादेन के साथ व्यापारी संबंध थे? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि दोनों डायमंड का बिजनेस करते थे साथ में? क्या हम ये नहीं जानते हैं कि अमेरिका ही है जिसने ओसामा बिन लादेन को और
उनके जो आतंकवादी संगठनों को पूरा फंडिंग किया, हम ये सब जानते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत इस पे क्या स्टैंड लेता है। भारत को इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए आज की डेट में। वो इसलिए क्योंकि जो टेररिज्म स्पॉन्सरिज्म है वो और कुछ नहीं है, वो एक बिजनेस मॉडल है, वो एक लड़ाई है रेवेन्यू की, वो एक लड़ाई है सर्वश्रेष्ठ बनने की, जहाँ पे हर कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, वो इसको पूरा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है। उनको लगता है कि अगर हम टेररिस्ट को प्रमोट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं युद्ध होते रहेंगे और हमारे जो हथियार हैं वो बिकते रहेंगे। तो ये वेपन मार्केट को बहुत बड़ा प्रमोशन मिल रहा है। अगर आप देखिए, अभी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हड़काया कि आपने हमारे हवाई जहाज, हमारी जो मिसाइल्स हैं उसको हमारी बिना परमिशन के कैसे यूटिलाइज किया। क्योंकि PL-15 के फेलियर होने के बाद जितने भी चाइनीज़ ऑर्डर्स प्लेस थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, और वो सारे देश, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो मलेशिया हो, आज भारत के पास आके बोल रहे हैं कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल्स चाहिए आपकी, हमें आपके सुखोई हवाई जहाज चाहिए। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ये देखते हैं कि IMF को जो लोन हुआ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो IMF की जो कोर कमेटी है उसमें तकरीबन 6 से 7 देश हैं, जिसमें 16% जो वेटेज है वो अमेरिका की जाती है। अब आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका का वोट नहीं गया होगा तो क्या पाकिस्तान को बिना अमेरिका के सपोर्ट के लोन मिल गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, उसको अमेरिका ने लोन दिलाया। लोन दिलाने के बाद अमेरिका के पास पाकिस्तान आएगा, उनसे हथियार खरीदेगा, और जो पैसा पाकिस्तान के पास गया था वो दूसरे रूट से अमेरिका की जेब में आ जाएगा। और आज पूरी दुनिया इसी चीज सचिन जी, एक बात तो साफ है ना, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं अमेरिका फर्स्ट। उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई दोस्ती यारी, सब इंटरनेशनल मंचों पर कुछ कहना हो, लेकिन वो अपना हित, अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। ईरान के साथ तनाव के बीच में, और ईरान के साथ भी तनाव जो है देखा देखी का, उसमें इजराइल को बेचारे को झोंक रखा है, वो पूरी ताकत लगाए हुए है। रशिया के खिलाफ यूक्रेन को उतार रखा है, इधर भारत को तैयार करने की स्थिति में। खैर, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मसला है। हमने अपने संबंध पहले से मजबूत किए और उसके लिए खुद को साबित किया, क्योंकि हमारी ज़रूरत इन देशों को ज़्यादा महसूस होने लग गई है, इसीलिए हम हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। नहीं तो पहले भी संबंध चलते थे, आज भी संबंध चल रहे हैं। इस मसले को मैं ज़रूर समझूंगा थोड़ा और विस्तार से, लेकिन क्योंकि कर्नल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल सिंह के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो थोड़ा मिसाइल एक्सपर्ट की भूमिका में भी थोड़ा उनसे समझते हैं, क्योंकि ये जो पूरा हमने देखा ऑपरेशन कर्नल सिंह, इसमें मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो दुश्मन की आ रही हों उनको ख़त्म करना बहुत एक हमेशा चैलेंज रहता है, और यहाँ से प्रिसाइज अटैक करना ये एक बड़ी रणनीति होती है। हमने देखा है कि कई, जैसे टॉम कूपर की एक रिसर्च है वो बड़ी वायरल हो रही है, क्योंकि उन्होंने दोनों देशों के हथियारों का बड़ा अच्छा आकलन किया है और बताया है कि कैसे भारत का जो डिफेंस सिस्टम रहा वो बड़ा सुपीरियर रहा है, और हमारी हमले की क्षमता के विषय में भी बताया है। आप ओवरऑल इस पूरे ऑपरेशन को, और ये जो वर्तमान में स्थितियाँ बनी थी, दोनों देशों की मिसाइल टेक्नोलॉजीज को लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो लड़ाई लड़ी गई है इसमें एयरफोर्स और हमारी जो इंडियन आर्मी का जो AD रेजिमेंट्स हैं, हमारी जो एयर डिफेंस रेजिमेंट है, इन्हीं दोनों का सबसे बड़ा रोल है। बिकॉज आज की लड़ाई वो कन्वेंशनल वॉर में वो क्लोज बैटल वाली लड़ाई तो है, वो बाद में है। मगर ये अगर अपनी जो कंट्री है इंडिया, आफ्टर रशिया, इजराइल, सो वी लाइक अभी जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इतना बढ़िया हमने रिजल्ट दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो 100% रेट था हमारे अपना जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, जो हमने S-400 लिए हैं, और हमारे पास 2-3 जो AD की एयरफोर्स के पास वो है, और हमारे पास AD के पास एक चू है, दैट इज 23 mm, जो कि मतलब रडार के सारे वो उसको हम फायर करते हैं। दूसरा L-70 गन है, और सबसे बड़ा जो काम किया है DRDO ने, DRDO और L&T का भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपना मतलब जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनकी बहुत बड़ी विजन थी। आज वो हम लोग के काम आया। हम लोग अभी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा फॉरेन नेशन पे नहीं है। हमने जो लड़ाई लड़ी है अपने पे डिपेंड होकर लड़ी, बिकॉज जितने भी आर्म्स और आर्सनल्स हैं वो उसके लिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक जो हमारा छुपा हुआ हथियार इस बार जो पहली बार हमने यूज किया है वो आकाश शील्ड था। वो सिस्टम में एक सिस्टम है, वो इतना बढ़िया कि रूम बेस्ड सिस्टम है, और वो आपको किसी रडार की जरूरत नहीं है।
वो ओपन एयर में मतलब बिल्कुल उसको मिला के, और वो सीधा उसका लिंक है जो हमारी गन थी L-70 और जो 23 mm है, उससे ये बिल्कुल कनेक्टेड था। तो इसकी जो ये जैसे इसका जो रेंज है, हाँ, जैसे इसकी जो जू की रेंज है करीब आपकी ये 2.5 किलोमीटर, L-70 है उसकी जो रेंज है 4 किलोमीटर है। अब उसके ये कहां से इसको ये बहुत जल्दी इसको कैप्चर कर लेता है। और ये जो आप देखा, जो हमारा डिफेंस सिस्टम इतनी बढ़िया, हमारी इतनी रणनीति इतनी बढ़िया बनी थी कि जहां पे एक भी उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारी टेरिटरी में आया नहीं, लैंड पे नहीं हुआ, उसको एयर में हम लोगों ने ब्रश कर दिया। तो ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम का कमाल है, पाकिस्तान ने सर पाकिस्तान ने एक जगह पर जमकर लड़ाई लड़ी जी कर्नल सिंह। पाकिस्तान ने एक मोर्चे पर जमकर लड़ाई लड़ी, वो था प्रोपेगेंडा, वो था नैरेटिव। वहां इतना झूठ परोसा गया और उसको लेकर पाकिस्तानी अवाम इतनी उछलती रही और वो खो गए उसमें। मतलब इस मामले में इतना सब कुछ, उनके देश में जो कुछ चल रहा था, इमरान खान का जेल में होना हो, चाहे ये नहीं, एक तरीके से एक साजिश भी यहाँ पे साफ दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में पहले से कहा जा रहा था। असीम मुनीर ने अपने आंतरिक हालात के चलते ये पहलगाम जैसा एक आतंकी हमला करवाया, उसके बाद में युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की ताकि अपने देश का माहौल बदल सके। अब वो कितना कामयाब हुआ, और ये साजिश जो है ये बहुत लगता है कि बड़ी सोची समझी साजिश थी इस नैरेटिव की। इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर अंशु, ये जो 360 घूमने वाली बात मैंने कही दुनिया की सियासत की, ये तो हम जानते ही हैं। वर्तमान में अगर हम देखें, और जैसे कि आतंकी मसूद अजहर को एक मुआवजा दिया जा रहा है 14 करोड़ का, जैसी कुछ बातों को ले लें, फिर भी हम बहुत हद तक वो बातें जानते हैं जो हमारे सामने आती हैं, रिपोर्ट्स के जरिए आती हैं। उसको आप कह लीजिए दुनिया का भी एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव होता है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होता है। कई बार भारत में भी ये चलता है, कई बार दुनिया के तमाम देशों में कई एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस तरीके से रखते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, जब आप पढ़ाते हैं तो सच कितना सामने होता है दुनिया के, और कितना हम झूठ की दुनिया में जीते हैं? मतलब कई बार मुझे ये एहसास होता है कि हम एक कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, या सचमुच ये इसमें कुछ हकीकत है, या जैसा हमको बताया जा रहा है बस वैसी दुनिया में चले जा रहे हैं। प्रवीण जी, देखिए, जब हम शोध की दुनिया में जाते हैं, जब हम एकेडमिक्स की दुनिया में जाते हैं, तो हम अपने सारे रिसर्च स्कॉलर्स को इस बात को सिखाते हैं। हमें भी यही बात सिखाई गई थी कि सत्य खोजना है, सत्यान्वेषण करना है, और इसके लिए जो 2 प्रकार के सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज जो बिल्कुल प्राइमरी अकाउंट्स हैं, सरकारों की जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, और किसी के मेमोयर्स हैं, और जो इस तरह के जो अकाउंट्स हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज की गिनती में आते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में हम ये तमाम जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स भी किस प्रकार के हैं, किसने लिखे हैं, किसने प्रकाशित किए हैं। प्रवीण जी, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, और यही कारण है कि वैश्विक राजनीति में विशेषकर ये जो प्रोपोगेंडा वारफेयर है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और कई बार ये दिखाई पड़ता है कि कैसे युद्ध स्थल पर या ऑन ग्राउंड हकीकत कुछ और हो रही होती है, लेकिन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर में कुछ और हो रहा होता है। तो हम कम से कम जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम सत्य पढ़ें, सत्य जानें, और सत्य को अपने आसपास उसको डिसेमिनेट करें, उसको शेयर करें। आप ही के चैनल से मैंने इस बात को कहा भी था कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आपको याद हो मॉक ड्रिल को लेकर जब बात हो रही थी, और जब हम अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सत्य को, फैक्ट्स को सामने रखते हैं, तब जाकर हमें वस्तु स्थिति पता चलती है। और ये छन छन के आता है सत्य, ये हमको तुरंत आप देखिए कि जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, उस समय किस प्रकार की स्थिति बनी थी। बहुत सारी अफवाहें फैली थी पाकिस्तान के हवाले से। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे किस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये प्रश्न था कि ऐसा भारत ने क्यों किया। लेकिन उसके पीछे के कारण थे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने परसों राष्ट्र को संबोधित किया, तो वो सारे कारण जो है क्लियर हुए, लोगों के डाउट क्लियर हुए। कल जब आदमपुर जाकर खड़े हुए तो पता चला कि भाई सब कुछ सेफ है। हमारे जब डीजीएमओ ने, हमारे जब आर्मी चीफ्स ने कहा कि हमारा जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है, और बिल्कुल सुरक्षित है, और अगला यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो बिल्कुल तैयार है उसके लिए, तो तब जाकर के वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई। तो प्रवीण जी, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, और फिर इसी के बलबूते फिर आगे एक नैरेटिव भी बनता है जो एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव होता है। जी कर्नल सिंह, आतंक पर हमने करारा प्रहार किया, पहली लाइन।
दूसरा, हमने आतंक के बड़े अड्डों को उड़ा दिया। तीसरा, हम प्रिसाइजली पाकिस्तान में किसी भी जगह पर अटैक कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप मुझे बताएं कि इनके सत्य को या इनकी हकीकत को कैसे आप दर्शकों के सामने रखेंगे, क्योंकि आप फौज को, इस तरह की कार्यवाही को ज़्यादा करीब से जानते हैं। हम कुछ भी कहते रहें रिपोर्ट्स के आधार पर कि किसी भी आधार पर, आप कैसे समझाएंगे कि ये 3 मकसद हमने बड़ी खूबसूरती से हासिल किए? देखिए परेश जी, जो तीनों चीज आपने ये बताई हैं, ये सारी चीज एक्चुअली आपको सबूत पेश करना था। बिकॉज जब ये वॉर चला था, एक बार पीछे हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, वेयर वी हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ प्रूफ। So this time the army was very well prepared कि जो भी चीज हमने तीनों चीज, जैसे उनके हमने आतंकवादी जो उनके जो ठिकाने थे, 9 उनके जो टेररिस्ट कैंप थे, वो हमने उसको डिस्ट्रॉय किए। तो हमने बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीज रखी। इसके बाद में जब ये जो सीज फायर का वायलेशन हुआ, और इसके बाद हमने जब अगेन जो 7 इनके ठिकानों पे जो हमने, और बिकॉज हमारी आर्मी कैपेबल थी, हमें क्या एक्चुअली आर्मी को जो किसी ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, तो ऑब्जेक्टिव मिला था तो ओनली टू डिस्ट्रॉय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो कहा गया था इस बार का जो ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली जब रणनीति तैयार होती है तो उस रणनीति में बताया जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस बार जो हम लोग का ऑब्जेक्ट था वो था सिर्फ ओनली टेररिस्ट, नो सिविल इंस्टॉलेशन, नो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इट इज ओनली टेररिस्ट इंस्टॉलेशन। तो वो हम लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर करके वो चीजें वो करी। और हमारी जो आर्मी इतनी कैपेबल थी, वी वांटेड टू गिव देम अ जोट, बिकॉज एवरी टाइम दे वर गिविंग अ थ्रेट ऑफ अ न्यूक। तो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि न्यूक का हमेशा ये बहाना चलेगा नहीं। आप न्यूक को ब्लैकमेलिंग पॉइंट पर रख के आप हमको डरा नहीं सकते हैं। तो ये तो इतनी टॉप लीडरशिप थी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हमारे अपने कंट्री की, कि लीडरशिप ने कमाल किया। ये सारा जो खेल है वो लीडरशिप का है। लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो इतनी स्ट्रांग है। इसके बाद आर्मी की लीडरशिप, जो हमारे आर्मी चीफ है, जो तीनों चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तीनों जो डायरेक्टर जनरल्स हैं हमारे, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, प्लस हमारे ऑपरेशनल जो कमांडर्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, ये सबको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि वी विल ओनली हिट द टेररिस्ट, जो टेररिस्ट उनकी जो चीजें हैं उन्हीं को हिट करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो इनटू अ वॉर। हमारा क्या था, पुलवामा में जो अटैक हुआ, उन्होंने हमारे निर्दोष, जिनका कोई कसूर ही नहीं था, इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि आप सिर्फ हिट करेंगे इनके टेररिस्ट को और बाकी कुछ नहीं है। पर बीच में इन्होंने एस्केलेट किया और ये न्यू की धमकी देने लगे, तो टॉप लीडरशिप ने फ्री हैंड दिया आर्मी को, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को। नेवी तो हमारी मूव ही नहीं की, नेवी थोड़ी सी, नेवी ने इनको डरा के रखा। नेवी अगर करती तो ये आज एक कराची नाम की चीज ही नहीं रहती। तो ये अभी सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी का था, नेवी को रखा था सिर्फ अलग से बचा के, नहीं तो ये अगर नेवी यूज होती तो ये कहीं के नहीं रहते। और इनको बता दिया है कि अब दोबारा आप न्यू की धमकी नहीं देंगे। तो और हम लोग इतने कैपेबल हैं, अभी तो हम अंदर घुसे ही नहीं, हमने बिना घुसे भी इतना इनको नुकसान पहुंचाया है। आप, और जो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हमारे स्पीकर बता रहे थे, हर कंट्री प्रोपेगेंडा वॉरफेयर यूज करती है। वहां भी उनको भी अपनी देश के वासियों को बताना है, पाकिस्तानियों की, हमने हिंदुस्तान के ये ठिकाने वो नष्ट कर दिए, ये कर दिए, जबकि हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारा ये डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि आप छू भी नहीं पाए हमको। मुझे सचमुच बहुत हंसी आती है जब मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल, यूं तो अच्छा है कि हमारे यहाँ बैन है, और उसमें इतनी मजाकिया कई बार क्लिप्स आती है कि हमारे पावर ग्रिड ध्वस्त कर दिए गए हैं 70%, हमारे यहाँ बिल्कुल ठप हो गई है बिजली, हमारे सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, पता नहीं क्या। ऐसा प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव नहीं चलाएंगे तो ये लोगों को वो तो मैंने शुरुआत में कहा ना कर्नल सिंह, हमारी आर्मी ने वहां एक मैंने अपने देशवासियों को बताने के लिए और उनको भी बताने के लिए। कर्नल सिंह, एक लाइन में पाकिस्तान एक मोर्चे पर खूब जमकर लड़ा, वो है झूठ का मोर्चा, और झूठ में तो बहुत आगे है। हम उसके आगे कहीं नहीं टिकते झूठ के मामले में। पे वो हम लोग से जीता है, हाँ, बाकी वो सब जगह उसकी डिफीट, उसमें हम जीत ही नहीं सकते। झूठ में तो उनका एक अलग ही वो एक कहानी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वहां जनता जो है इसको सत्य मानकर जीती है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी इस विषय पर भी बोलते रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा देखिए, चर्चा जो है एक इंटरेस्टिंग मोड पर है।
हालांकि एक बड़ा एक संकट का समय था, चुनौती का समय था, भावनाओं का एक ज्वार देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब देखो ये हुआ, तब देखो ये हुआ, और इसमें प्रोपेगेंडा की बात हुई। हालांकि प्रोपेगेंडा को बड़ा निगेटिव शब्द के निगेटिव वर्ड के तौर पर लिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको बड़ा वॉर टैक्टिक्स में इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है, हमेशा से रहा है, और ये तमाम जगह होता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान ने, चाहे आतंकवाद के झूठ को दबाना हो, या आप जैसे मसूद अजहर को 14 करोड़ का मुआवजा देने की बात हो, या भारत के खिलाफ हमने ये बड़ी भारी कार्रवाई कर दी जैसा झूठ परोसना हो, कई चीज़ों में जो प्रोपेगेंडा किया वो अपना इस मोर्चे पर, मतलब उसको ये पता है कि मैं मिसाइल से कुछ नहीं कर सकता, मैं सेना से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम चलो आओ इस स्तर पर तो कर ही सकता हूं। देखिए प्रवीण जी, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा निचले स्तर की है, इतनी लो है, और इतनी ज़्यादा वो कुख्यात है, नोटोरियस है, आतंकवाद का एपी सेंटर है, कि उसके प्रोपेगेंडा पर भी कोई विश्वास नहीं करता। और वो जाहिर है कि अनेक अननोन सोर्सेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसने बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को फीड करने की कोशिश की, और कई बार हमने देखा कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया संस्थान है वो उसके झांसे में आ गए और उन्होंने कई चीजें पब्लिश कर दी। लेकिन जाहिर है कि वो जब रियलिटीज के साथ सामना हुआ तो वो सब कुछ औंधे मुंह गिरी, और वो सारी इंफॉर्मेशन भी नाकाम साबित हुई है। और हमारे जो डिप्लोमेट्स ने, चाहे वो अब देखा आपने कि एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी हो, चाहे वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर हो, अन्य जो मल्टीपल एंगेजमेंट्स के माध्यम से हमने पूरी तरीके से, हमारी सरकार ने भी एक प्रोएक्टिव तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ एंगेज करना शुरू किया और तथ्यों को सही तरीके से रखना शुरू किया। और जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान ने शुरुआती जरूर कुछ खबरें इस तरीके के प्रसारित करवा लेने में सफलता पाई थी, लेकिन वो भी बाद में पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरी हैं, जैसा कि मैंने कहा। और इस संदर्भ में भी मेरे विचारों से भारत ने इसमें भी पाकिस्तान को कहीं से भी कोई बढ़त नहीं लेने दी और उसके ऊपर विजय हासिल की है। पाकिस्तान जाहिर है कि कोई भी झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, यदि उसको काउंटर किया जाए तो वो जल्द ही परास्त हो जाता है। लेकिन उस काउंटर को करने के लिए हमारी तरफ से भी पूरे प्रयास किए गए और पूरे एफर्ट डाले गए, और एक हमने भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो रियलिटी है उसको समझते हुए हालांकि इसमें एक फर्क है संजीव जी, इसमें समस्या ये है ना कि उनको मतलब नहीं है दुनिया, वो तो ये जानते हैं, जैसे हो जाता ना कि हम तो इतने नंगे हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया के सामने, उन्हें अपनी जनता को बताना है, और उनकी जनता को कौन समझाने जाए। अब भारत को ये गरज तो है नहीं कि पाकिस्तान की जनता को हकीकत बताए। ये बात आपने जो कही है मैं इस पे पूरी तरह से मानता हूँ कि वो अपनी जनता को मूर्ख बनाने में और उनको पूरी तरीके से गुमराह करने में पूरी तरह से सफल रहे, ये मैं मानता हूँ आपकी बात। और यही उनका लक्ष्य था। वो जाहिर है कि भारत के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो। और जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि हमारी नौसेना तो अभी एक्शन में आई ही नहीं थी। जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में अरेबियन सी से जाकर के स्ट्राइक करके चले भी आते और सारा नेवल ब्लॉकेट कर देते, और कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट सब ध्वस्त कर देते। एक तरफ से एयर बेसिस को तो हमने तबाह किया ही है। तो ऐसे में पाकिस्तान टिक नहीं सकता था। लेकिन उसने ये जो 3 दिनों का जो पूरी भारत के ऊपर ड्रोन्स वगैरह को लॉन्च करने की जो उसने कार्रवाई की, वो अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हमने भी कुछ किया है, और उसका जाहिर है कि एग्जैजरेट करके और उसको पूरी तरीके से झूठ परोस करके अपनी जनता के अंदर इस तरीके का विश्वास दिलाने की उन्होंने जरूर कोशिश की कि वो जो है इसमें सफल हुए हैं और भारत में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने अपनी जनता को एक बार फिर से हमेशा से बेवकूफ बनाया है और हमेशा से उनको अंधेरे में रखा है। इस बार भी वो अंधेरे में रखने में सफल हुए हैं। और जनरल मुनीर, जो मुल्ला मुनीर है, उनका यही लक्ष्य था। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अनेक अपनी विफलताओं की वजह से आलोचना का शिकार हो रहे थे, और पाकिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं और पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि वहाँ पे आर्मी और आईएसआई ही वहाँ के रियल रूलर है। और आर्मी और आईएसआई की जो इमेज उन्होंने एक झूठी इमेज बना के रखी है कि हम ही पाकिस्तान के सेवियर हैं, हम ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और इस पाकिस्तान की सेना के ऊपर जब सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वहाँ पर बड़े हमले कर रहा था, और उससे भी ज्यादा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है प्रवीण जी, वो सेना पर वो पहले भी हमले करता रहा है,
पेशावर के आर्मी स्कूल पर भी उसने बड़ा हमला किया था, और अब तो उसके हमले बहुत बढ़ गए हैं। वो अब पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को और वहां की खुफिया एजेंसी को अपने मेन एडवर्सरी के तौर पर ट्रीट करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान, और यही टैक्टिक्स BLF ने भी अख्तियार कर ली है। सेना के काफिलों को उड़ा देते हैं, ट्रेनें अगवा कर लेते हैं, और उस ट्रेन में सफर कर रहे जो सेना के अधिकारी हैं और सैनिक हैं उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये पाकिस्तान की जनरल मुनीर काफी दबाव में थे, इंटरनली वो काफी प्रेशर में थे। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, और ये इसी से मैंने शुरुआत भी की थी इस सेगमेंट की, कि पाकिस्तान का एक मकसद था, असीम मुनीर का एक मकसद था पहलगाम में आतंकी हमला, भारत पर युद्ध जैसी स्थितियां थोपना। इससे कुल मिलाकर वो अपनी आंतरिक स्थितियों या अपनी गड़बड़ाती हुई कुर्सी, अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने का एक प्रयास कर रहा था। और इसमें बहुत हद तक असीम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार भी हो सकता है कि कामयाब रही हो, कि उन्होंने अपने आंतरिक अपना जो झूठ फैलाया उसके बाद में अपनी जनता को अपने पक्ष में कर लिया हो। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन भारत को भी एक मौका मिल गया अपने हथियारों को पूरी तरह से दुनिया के सामने रखने का। सिर्फ 26 जनवरी की परेड में नहीं रखना है, अभी रख के दिखा भी दिया कि देखो ये हथियार हैं और इनकी ये स्थिति है। ऐसा ही एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इसमें, प्रवीण जी, ये तो सच है कि उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने में वो लार्जली जो एक रैलिंग करते हैं, जो लामबंदी और पूरा ध्यान का जो डाइवर्जन है वो इंडिया के फ्रंट पर करा करके उन्होंने अनेकों बार अपनी स्किल्स बचाई है। पाकिस्तान की सेना ने, वहाँ के जनरलों ने अपनी स्किल्स को बचाने के लिए एंटी इंडिया एक्टिविटीज को करके वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत वो पहले भी ऐसा करते रहे। लेकिन इस बार जनरल मुनीर को, मुल्ला मुनीर को जो रिस्पांस दिया गया है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, बिहार में कहा था कि हमारा जो रिस्पांस होगा उसको, उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, सोच भी नहीं सकते। मैं इनफैक्ट आपने मेरे मुंह की बात को छीन लिया संजीव जी। मैं अगली लाइन ये बोलने वाला था कि इस चक्कर में इसका खमियाजा, इसकी कीमत बहुत बड़ी रही। हर बार तो ये चल जाता था दांव, इस बार ये दांव चलते चलते इन्हें ये एहसास हो गया कि अरे बाप रे, ये प्रोपेगेंडा के चक्कर में हम बहुत लंबा जाने वाले थे, पूरा पाकिस्तान साफ होने की स्थिति में था, या भारत का POK हासिल करना हो, या जो जितने भी मकसद है वो एक झटके में पूरे हो जाते अगर ऐसी गलती होती तो। और ये भी अच्छा, अब डॉक्टर अंशु जोशी, अब आप प्रोफेसर वाली भूमिका में आइए जरा, ये बड़ा दिलचस्प एक एंगल आया, हमको थोड़ा समझाइए सबको। प्रोपेगेंडा जो है यही हम देख रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान में ने जो कुछ किया, एक तो मार खाई, दूसरा प्रोपेगेंडा किया। मार खाओ, प्रोपेगेंडा करो, और फिर भी अपने जनता के बीच में अपने आप को महान बनाने के प्रयास में सफल हो जाओ। ये इसको समझाइए जरा, क्या इसकी भी ट्रेनिंग होती है और यही मकसद था? संजीव जी ने हालांकि इस बात की शुरुआत की, मेरा भी यही मानना है, कर्नल सिंह भी मुझे लगता है इससे इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी अंदरूनी सियासत की उथल पुथल को रोकने के लिए सब कुछ किया। भले ही भारी नुकसान झेला है, लेकिन वो उनका जो मकसद था अंदरूनी राजनीति का, वो पूरा हो गया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की अभी आंतरिक चुनौतियों की परिस्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई है, तो एक अपनी मेन लैंड की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को आप देख लीजिए, जब जो ये 4 नेशन थ्योरी भी चल पड़ी है, तो अपनी जो कोर जनता है उसका ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने, सेना ने इस प्रकार का कदम उठाया होगा। लेकिन मैं इसमें एक बिंदु और जोड़ दूं, जो अभी संजीव ने चर्चा की, आपने इसमें बिंदु जोड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। पर एक चीज और समझिए कि जिस प्रकार से ये दुर्दांत आतंकवादी हमला किया गया और इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो इसके बाद बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलोच लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उनका ये भरोसा और बढ़ गया है कि आगे पीछे वो अपनी एक सॉवरेन सरकार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक दृष्टि से पाकिस्तान बहुत कमजोर है, और यदि बाह्य दृष्टि से देखें तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान की आज की तारीख में वैश्विक राजनीति में और बायलैटरल यदि हम स्थिति से भी देखें, सैन्य स्थिति से भी देखें, तो क्या हालत है, किस प्रकार से पाकिस्तान पिटा है। हमारा जो मैकेनिज्म था उसको इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाया, उसका डिफेंस मैकेनिज्म, ये स्थिति है। और उसकी एक भी मिसाइल को, एक भी ड्रोन को हमने अपनी सीमा के अंदर नहीं आने दिया, ये भी एक स्थिति है। तो ये भारत के स्वदेशी की गर्जना को, चमक को, धमक को पूरी दुनिया ने देखा। और वहीं दूसरी ओर ये देखा कि किस प्रकार के पाकिस्तान ने जिस प्रकार से चीन के जो इक्विपमेंट लिए हुए थे, चीन से भी अब फटकार पड़ रही है।
उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया, फिर वहां पे जिस तरह से पिटा है, तो एक अब देखिए कि बाहरी तरीके से भी और कमजोर हो गया और आंतरिक चुनौतियां तो थी ही थी, तो अब पाकिस्तान और ज्यादा कमजोर हो गया। और एक चीज और बताऊं, जितना वीक स्टेट होगा ना, जितना कमजोर देश होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में जाएगा। जब कोई हारता हुआ देश होता है ना, तो वो प्रोपेगेंडा के स्केल पे जाके प्रोपेगेंडा को बहुत बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो युद्ध क्षेत्र में हार रहा है। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। लेकिन प्रवीण जी, मैं फिर कहूंगी कि सत्यान्वेषण तो पूरी दुनिया करती है, वैश्विक राजनीति झूठ से नहीं चलती है, सच से चलती है। तो वो सच तो कहीं ना कहीं सामने आता ही है। हमने भी सच सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और दुनिया को समझ में आया कि पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत ने क्या किया है। आज की तारीख में भारत की सैन्य शक्ति किस प्रकार की है और पाकिस्तान किस तरह से अंदर बाहर दोनों दृष्टि से एक तबाह देश। तो फिर ये एक वस्तु स्थिति तो पूरी दुनिया के सामने आ गई। और बड़ी बात यह है, डॉक्टर अंशु, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान का कोई परीक्षण नहीं हो। पाकिस्तान तो ठीक है, उसकी हैसियत सबको यहाँ चीन का भी परीक्षण हो गया कि चीन तुम कितना जोर लगा सकते हो, तुर्की तुम कितना जोर लगा सकते हो, अजरबैजान तुम कितना जोर लगा सकते हो, और कौन कौन हकीकत में खड़ा है इनके पीछे, ये भी साफ हो गया। तो ये हालात ऐसे नहीं थे कि भारत पाकिस्तान तो कभी बराबरी का हो ही नहीं सकता है। वो भारत के लिए एक दिन 2 दिन का खेल है। भारतीय सेनाओं के शौर्य पराक्रम में पूरी दुनिया को संदेह नहीं, हमें तो कभी संदेह रहा ही नहीं है। कर्नल सिंह, एक बात तो साफ है कि ये जो दौर बीता है, अभी कुछ दिनों का जो एक तनाव रहा है, इसके बाद में स्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। कूटनीतिक प्रयास तो चलते रहेंगे, लेकिन सैन्य अभियान के तौर पर आने वाले वक्त को आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिस्थितियां तो बिल्कुल वैसी नहीं रहेंगी, बट जैसी पाकिस्तान की का पास्ट वो है, जैसे हम उसको देखते हैं, वो हमने पहले भी कहा था कि वो कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती है। वो अभी नहीं करेगा जरूर, ये तो फॉर वेरी श्योर। बट जैसा कि हम लोग ने अपने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारा जो आज की वो पुरानी आर्मी नहीं है ना, पुरानी लीडरशिप, ये कंट्री बिल्कुल बहुत अलग टाइप की कंट्री इस समय है वर्ल्ड में। और आज की डेट में कोई भी कंट्री, इन्होंने हम लोग से लेसन लिया है। लेसन क्या लिया है? जैसे अभी चाइना को आपने बताया, चाइना बिल्कुल जो हम लोग को बहुत टेस्ट कर रहा था, उसकी टेस्टिंग पूरी हो गई है। पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा था न्यूक के दम पे, उसने भी टेस्ट कर लिया है। इवन और जो कंट्रीज वर्ल्ड की हैं जो हमको टेस्ट कर रही थी, वो सब फेल हो गई। ये हमारी इतनी मजबूत आदमी है, इतनी मजबूत, और ये हुई क्या? ये बिकॉज लीडरशिप। हमने आपको जैसे बताया कि प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है और शायद आगे नहीं मिले। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री, इतनी बढ़िया लीडरशिप, जिसको मैं सलूट करूं। मैं दिन भर, मतलब मैं चाहूंगा कि दिल से उनको 100 बार मैं सलूट करूं, इतनी बढ़िया लीडरशिप है। तो ये आपको हम रेस्ट एश्योर करते हैं, पाकिस्तान करेगा, बट उसको भी समय लगेगा। अब जो आने वाला समय है वो अभी फूक के कदम लगेगा। उसको पता है कि अभी हमने इतने बड़े इसको अटैक, हम अंदर ना आके हमने अटैक कर दिए, तो वो उसने झेला। जैसा कि हमारी एक स्पीकर बोल रही थी, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। आजकल का सोशल मीडिया का जमाना, हमारे टाइम में आज भी ऐसे बॉम्ब्स मौजूद हैं जिनके द्वारा हम लोग लीफलेट गिराते थे बाहर की एनिमी कंट्री में, वो हमने उसका यूज ही नहीं किया। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया में आ जाता है और एक दूसरे में उसने अपनी कंट्री को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पर हम कुछ वीडियो देख रहे थे, बड़ा मतलब मैं तो इस पर काफी बोलता रहा, कितना डैमेज हमारे यहाँ क्या है ना, अभी ये मतलब इंडियन आर्मी ने हमारी कंट्री को किया है। कर्नल सिंह, ये एक ऐसा दौर आया, कर्नल सिंह, ये एक ऐसा दौर आया जब पहले जो जितने युद्ध हुए ना, तब सोशल मीडिया ऐसा नहीं था, तो तरीके दूसरे हुआ करते थे। अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ एक मोड शुरू हुआ हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल प्रोपेगेंडा भी चलता है जो हमारी आंतरिक सियासत से ड्रिवन है। और हमने देखा कई सारे लोग जो उस पहिए पर, उस रफ्तार पर सवार थे, वो उस गाड़ी से उतर ही नहीं पाए, वो युद्ध के दौरान भी उसमें लगे रहे। तो हमारे 2 मोर्चे खुले हुए थे। मैं पाकिस्तान में एक बात मानूंगा, प्रोपेगेंडा में वहां सब एक साथ थे, जनता भले आंख पे यहां पर तो मैंने देखा है कि कई विपक्षी, भले ही विपक्षी नेता खड़े हो गए, लेकिन कई विपक्षी सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये भी बड़ा एक अलग दौर रहा है। इस पर भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। संजीव जी, बिल्कुल करना, प्रवीण जी बिल्कुल करना पड़ेगा। एक बार जनरल रावत ने यही बोला था, वी विल बी फाइटिंग ऑन 3 fronts। हमारी इंटरनल तो समस्या बहुत बड़ी है, हम बाहर तो जीत सकते हैं, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में इस पे स्टडीज हो रही हैं और आगे स्टडीज और होंगी, क्योंकि यहाँ का जो इंटरनल मामला है ना,
वो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, उन्होंने तो 2.5 साल की बात कही थी, 2 फ्रंट वो और आधा जो है हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। संजीव जी, मुझे थोड़ा सा ये अब चलते चलते क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, संक्षेप में मैं आप लोगों के कमेंट लूंगा। संजीव जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे मोर्चे खुले हैं जिस पर भारत अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा, और अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, यहां से तो बात शुरू हुई है और अब भारत उस हर कदम को उठाएगा जो इस बात को सुनिश्चित करे कि आगे से ऐसी हिमाकत करने की सोच भी ना पाए पाकिस्तान। ये देखिए, ये बहुत ही आंतरिक जो चैलेंज की जो हमने चर्चा की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हमने ये देखा है कि चाहे वो जो डीप स्टेट एलिमेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, और विश्व भर में जहां कहीं भी ऐसे जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट लिबरल रेडिकल इस्लामिस्ट कबाल, और जाहिर है कि ये पूरा इनका एक गहरा नेटवर्क है। और ये भारत को की छवि को नीचा करना, भारत को गुप्त रूप से टारगेट करना और खराब स्थिति में खाना इत्यादि इत्यादि की साजिशें ये करते हैं। और जो पहलगाम की जो आतंकी घटना हुई उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनेक जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल इत्यादि के जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। और इस इंटरनल चैलेंज को, चाहे वो रेस्ट ऑफ द कंट्री हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में विशेष रूप से हो, हमें बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूं कि जो देश के जो गद्दार हैं, जो देश के जो ट्रेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, देश के अंदर ही बैठे हुए देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं, उनको भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि इन आतंकियों को हम ट्रीट करते हैं। उनके खिलाफ भी सजा वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि नृशंस हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ होती है। इतनी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी करने की आवश्यकता है ताकि एक मैसेज उनके अंदर जाए, उनके अंदर भी एक डिटरेंस, जैसे हमने अभी पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा भय इम्पोज कर दिया है, डिटरेंस इम्पोज कर दिया है। और हमने ये बता दिया है कि ये मैं किसी दिन संजीव जी इस पर चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की खूबसूरती, ये कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जब ऐसे लोग भी पलते हैं ना, तो थोड़ा आनंद का विषय रहता है कि देखो स्वच्छंदता का ये स्तर दुनिया में कहीं मिलेगा। तुम अपने देश में बैठकर अपने देश के खिलाफ बोल लेते हो और बच निकलते हो, दुनिया में कहीं और कर सकते हो। और देखिए, ये भारत के नेतृत्व क्षमता की एक जो जिस बात को सिंह साहब कह रहे थे, मैं मानता हूं कि इस पर कोई रोक या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन डॉक्टर अंशु, संक्षेप में क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर ध्यान तो दिया जाना चाहिए और ध्यान है भी, लेकिन अभी हाल फिलहाल प्रायोरिटी किसको देनी है वो तय करते हुए हमारी जो बिल्कुल क्षमतावान सरकार है, हमारा जो नेतृत्व है, सिंह साहब ने बहुत सही बात बोली। पॉलिटिकल विल पे काफी कुछ डिपेंड करता है कि हम किस मोर्चे पर किस तरह से जाएंगे और क्या किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। तो हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा मोर्चा हमने जीता है, बाहर का मोर्चा था, उसको हमने जीता है। और भारत ने अपने स्वदेशी के दम पर किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम तो चलाया ही है, आंतरिक स्तर पर भी देखा ही जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की सरकार है, बहुत डायनामिक है, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखा ही जा रहा है और रखा भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशु आपका, कर्नल सिंह आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट लगातार जारी रहेगा।